office for the next 5 years. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद। Warm smiles, warm greetings. And as the hosts lead the President-elect towards the President's study, joy writ large on every face. A special moment for everyone here. 5 वर्षों तक निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आधिकारिक निवास रहा राष्ट्रपति भवन, और आज से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा ये राष्ट्रपति भवन। संसद भवन जाने से पहले उनका औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन हुआ है। And as President Kovind will bid adieu to his office and makes way for Srimati Murmu, we witness another core component of democracy, that change is the only constant, and graceful transitions ensure seamless continuity. The office of the President of India has a dignity, decorum and gravitas that President Ramnath Kovind has brought in. In addition to upholding these, his earthy wisdom has added a lot. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के तौर पर पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बैठने जा रही है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से कस्बे रायरंगपुर से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का रायसीना हिल तक का सफर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उनके संघर्ष ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने में मदद की। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है वो व्यक्तित्व जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापूसी गांव में हुआ। उनका परिवार संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू जब कार्यभार संभालेंगी तो वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद पैदा हुई है। जब द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र के पहले नागरिक का चुनाव जीता तो देश भर में खुशी का माहौल देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जीत को गरीबों, पिछड़ों और हाशिए के लोगों की जीत करार दिया तो उनके प्रशासनिक अनुभव से देश को लाभ मिलने का भरोसा भी जताया। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले द्रौपदी मुर्मू का एक लंबा संघर्ष रहा है और उन्होंने लोगों और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर थी। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर करीब 3 साल तक पढ़ाया। एक शिक्षक के तौर पर उनकी मेहनत ने उन्हें इलाके में एक नई पहचान दिलाई। शिक्षक की जिम्मेदारी के बाद द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में शुरू हुई।
वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार साल 2000 और साल 2004 में विधायक बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक विधायक के तौर पर उनका आचरण और गंभीरता ने सभी को प्रभावित किया। जब द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर आगे बढ़ने लगा तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़ा तूफान आया। एक एक कर अपने उन्होंने 2 बेटे खो दिए और उसके बाद अपने पति को भी खो दिया। अपने बेटे और पति के खो देने से वो एक तरीके से टूट गई और आध्यात्म की शरण में चली गई। खुद को बिखरने से रोकने के लिए उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मई 2015 में झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के तौर पर उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। संवैधानिक पद से लेकर सार्वजनिक जीवन में रहते हुए दशकों के सफर में द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेदाग रहा है। एक शिक्षिका के रूप में काम करने और सार्वजनिक जीवन में रहकर शिक्षा के महत्व को करीब से समझने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की अलग जगाने का बीड़ा उठाया और एक ट्रस्ट बनाकर शिक्षा के प्रसार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने SLS ट्रस्ट के नाम से न सिर्फ स्कूल खोला बल्कि बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जिसमें करीब 70 से ज्यादा लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आदिवासी इलाके में शिक्षा की अहमियत को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास का पूरे इलाके में अच्छा असर पड़ा और लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी तो ओडिशा से लेकर झारखंड तक के आदिवासी बहुल्य इलाकों में उनकी जीत के लिए आदिवासी समाज के हजारों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आई। देश के राष्ट्रपति के चुनाव का जब मौका आया तो देश भर के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी उनका सरल और शालीन व्यक्तित्व माना जा रहा है। तो एक आदिवासी महिला के रूप में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक के उनके अनुभव को भी देश के कोने कोने से स्वीकारता मिलती दिखी। बेदाग छवि और सख्त प्रशासक के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी जगह बनाई और अपेक्षित वोटों से ज्यादा वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तो विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल बनेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये ना तो साधारण व्यक्ति हैं और ना ही इनके संघर्ष की गाथा साधारण है। मुश्किल से जूझने, अपना रास्ता बनाने, जन कल्याण के नित नए अवसर तलाशने और हार न मानने का जज्बा जब होता है तब व्यक्ति असाधारण बन जाता है। आज कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति यहां राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर नए राष्ट्रपति का संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधन होगा। ये प्रांगण भव्य शानदार प्रांगण जिसकी 31 सीढ़ियां और उसके बाद ये यहां पर सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति अंगरक्षक जिनका नेतृत्व संभाला है कर्नल अनूप तिवारी ने। The President's bodyguard ready, awaiting the arrival at this majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan of the President and the President-elect.
Srimati Draupadi Murmu's coming into Rashtrapati Bhavan as India's 15th president will strengthen the grassroots connect of the country's highest office with those who give democracy its strength, India's people, in not only big towns and cities, but in villages and far-flung areas that are seldom heard of, seen or even thought of, but hold us together as a nation, silently, strictly, and with muted expectations. There are countless stories there of humble beginnings and humble ends, but all teaching us that value of endurance, tolerance, toil, and pragmatism. And one such story today, one with humble beginnings as a village headman's daughter and granddaughter, moving on to head the largest democracy in the world as its constitutional head. Her story, of course, is inspiring, but the Santhal tribe she hails from has a long history of fighting the British, fighting injustice and fighting with honor. Patriotism runs in their blood and they epitomize the line, if you believe in something, then fight for it. Simple things make strong statements. संथाल आदिवासी, संथाल जिन्हें कहा जाता है शांत व्यक्ति, ऐसे हैं ये संथाल आदिवासी और उसी समुदाय से हैं हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, उसके सामने रायसीना पहाड़ी से नीचे की ओर विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वास्तुकला का एक शानदार नमूना। विजय चौक से भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसके एक ओर नॉर्थ ब्लॉक और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। और ये दृश्य खास मौकों पर हम सब देखते हैं। आज ऐसा ही विशेष अवसर है और यहाँ निवर्तमान राष्ट्रपति के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब कुछ ही समय में यहाँ से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर हैं। वहाँ से वो प्रस्थान करेंगी माननीय राष्ट्रपति जी की साथ संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर। Specially placed cameras giving you an inside view of the galleries of Rashtrapati Bhavan. Interesting to know that there are 2.5 kilometers of corridors in Rashtrapati Bhavan. In architecture, material influences the expression royal, regal, splendid, without being overbearing or overwhelming. The sandstone pink and cream combination used gives a feeling of space and dimension, new meaning, beautifully synced together, keeping Delhi's climate in mind. We are very blessed to have a lovely light breeze blowing here in the national capital. सलामी देगा जनरल सल्यूट अध्यापक। प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, राष्ट्रपति भवन में कुल 227 खंबे हैं और उसका प्रांगण अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का है। मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर है, फव्वारे हैं और यहाँ प्रांगण की लाल बजरी कालीन की तरह चमकती हुई लगती है।
Vallabh. And Mishra. प्रांगण के ठीक सामने जो गुंबद है वही दरबार हॉल का गुंबद, जो दूर से ही राष्ट्रपति भवन की पहचान। बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर घंटियों को उकेरा गया है और भव्य और शानदार इमारत राष्ट्रपति भवन, देश के प्रथम नागरिक का आधिकारिक निवास। The work of democracy is hard, the progress of democracy is uneven, and the only path of democracy is through inclusion. Today we walk the talk of inclusion, diversity, and possibilities. As Srimati Draupadi Murmu will take oath as India's 15th President. As the first tribal woman President of India, Srimati Murmu has not only made her family, her tribe or her well-wishers proud, she's ensured that every Indian's heart, irrespective of origin or background, beats to the tune of the uplifting rhythm of pride, applause and joy. We belong to a country that breaks stereotypes, that raises eyebrows in surprise, and that believes in raising the bar for innovating, adapting and coping. बहुत सी बातें जो लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, लोगों को अविश्वसनीय लगे, भारतीय लोकतंत्र ऐसा करता रहता है, और जिसमें ताजा उदाहरण हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का है, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली, और उसके बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों करोड़ों मन को प्रेरित किया है, और भविष्य में यह संदेश भी दिया है उन्होंने कि संघर्षों से जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। The President's bodyguard here, their commandant, Colonel Anup Tiwari, the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, और इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इसे द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा गया था, लेकिन बाद में इसे अनेक नाम दिए गए। इस रेजिमेंट का गठन एक विशिष्ट घुड़सवार यूनिट के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कई बार राष्ट्रपति अंगरक्षक ने अनेक युद्ध में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सैनिक समारोहिक औपचारिकताओं में दक्ष हैं, वे प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक भी हैं। The President's bodyguard on magnificent dark bay and bay-colored mounts. And in fact, the guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands. And these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. The flag fluttering high, indicating that the President is in Rashtrapati Bhavan, in residence.
equality, freedom, justice, pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Draupadi Murmu. As the constitutional head of the country, the President is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The President is also the supreme commander of the three Indian armed forces. It is laid down in our Constitution that the President has the responsibility and the authority to accord with, to defend and protect the Constitution and its rule of law. The Constitution, which is the basis of our democracy. The Constitution, which shows us the way whenever we tend to get lost. The Constitution, which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने, ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां, और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य राष्ट्रपति भवन की ओर से, और यहां दरबार हॉल में निवर्तमान राष्ट्रपति और
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति Information, an informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past and through the Darbar Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period style. The dignitaries moving towards the dais for the national salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट पद्यात्मक President Ramnath Kovind sitting in his vehicle, and accompanying him the President-elect Srimati Draupadi Murmu as they make their way राष्ट्रपति अंगरक्षक अनुरक्षी towards बनेगा Parliament House. सेक्शन मार्गोन कदम कदम राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। उनके साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी।
रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला, जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6 Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. Commanding Officer Colonel S.K. Mohanty. Personnel from the 3 services, and we showed you shots of this earlier, have lined up the path with arms on the route and will present arms as the dignitaries pass by. राष्ट्रपति भवन की भव्यता, प्रांगण दोनों ओर नहर और फव्वारे, और काफिला धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। विशाल लोहे का मुख्य द्वार जो विशेष अवसरों पर खोला जाता है, और आज ऐसा ही विशेष अवसर है जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से अब विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, वहां से बाईं ओर संसद भवन है जो गंतव्य है इस काफिले का। It's a very poignant moment, a reflective moment for President Ramnath Kovind, and of course a joyous and celebratory moment for Srimati Murmu, but also knowing that she has a task ahead and to serve the country to the best of her ability. The guard and personnel from the 3 services lining the path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us. The gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots, and the liberalism to give us wings to grow, fly, and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th president to take place, Srimati Draupadi Murmu will soon hold with her the sacred responsibility of maintaining the integrity of this constitution as the new president of India. ये काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और दोनों ओर तीनों सेनाओं के पर्सनल पूरे मार्ग में। बहुत ही खास अवसर, देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस पद की जिम्मेदारी अब से कुछ देर में ग्रहण करेंगी। There invariably is, as a form of mainstream dialogue, a recurring reference to the values a democratic nation rests on, and moving these values from paper to people is the true test of democratic governance. Srimati Murmu, as she will shortly take oath today,
will be wanting to ensure that she centers her tenure around these values and principles. The values and principles that she has always held dear, in sync with the form of governance she sits atop as its constitutional head. Principles of action that sustain society and democracy to be stable and successful at both the political and social levels. And it is because the scope of these often are justified and vehemently defended values is so far-reaching that they are debated and discussed at the public level. The President's limousine on its way to gate number 5. जन कल्याण की यात्रा सतत निरंतर चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला कुछ ही देर में संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। The carcade making its entry to Parliament House. संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला
So the carcade has arrived in the Parliament House. The outgoing President, Mr. Ramnath Kovind, along with the President-elect, Madam Draupadi Murmu, have now reached the venue, the Central Hall of Parliament, wherein, in just a few moments from now, Madam Draupadi Murmu will be sworn in as the 15th President of India. Only the second woman President of the country, the first tribal President, also the youngest President India has ever had. The President-elect being welcomed by Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Along with him is Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Both the outgoing President and the President-elect being accorded the welcome outside the Central Hall of Parliament. That's the tradition, the discipline that, we see every 5 years when the outgoing President escorts the President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आजादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला।
international. राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में
अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की
रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में
शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीते वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सुजों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जब विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead, but equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I am happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bacche, narke paditav, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए।
जाएंगे। So 25th of July, yet again going down in Indian history as a significant day. The 10th successive president to have been sworn in today. Madam Draupadi Murmu was sworn in as the 15th president of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramana. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th president, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman Mr. M. Venkaiah Naidu. The ceremony in the Central Hall of Parliament has now concluded. And as you can see, the 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. तो तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई हैं। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं। उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव, जब देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। Absolutely, and significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Divas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President. And the President in India is the commander of the Indian Armed Forces.
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है और अब देश की 15वीं राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष से उनका प्रस्थान उनके आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर, उनका काफिला संसद भवन से प्रस्थान करता हुआ (25 जुलाई 2022 का दिन इतिहास में दर्ज होता हुआ देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। उसके बाद हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है और 25 जुलाई को ही शपथ ली है। राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति के काफिले के आगे आगे और उनके साथ नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन की ओर, ये काफिला विजय चौक से अब रायसीना पहाड़ी की ओर बढ़ता हुआ। Srimati Draupadi Murmu is now the 15th President of the Republic of India. She now sits as the constitutional head of the nation. As the President's bodyguard, escort the President's carcade towards Rashtrapati Bhavan. Personnel of the armed forces lined on either side of the path, going up the Raisina hill, salute and present arms. It's a special day for the nation, not only because of Srimati Murmu's selection and election as President, a great message for democracy in itself, but also witnessing the graceful, smooth transition of power. The exchanging of positions as seated in the vehicle, the exchanging of positions as seated in the study, all indicative of how power transitions. The seat of power, the North Block, the South Block, the seat of governance, the Parliament House, all standing silent witness to this special moment. ये समारोह बेहद भव्य और परंपरा से भरा हुआ। इसमें ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि किस तरह शपथ ग्रहण से पहले और बाद में जो क्रम होता है पूर्व राष्ट्रपति का और वर्तमान राष्ट्रपति का, वो किस प्रकार से बदलता है। और यही हमारे इस प्रजातंत्र की विशेषता है, जहां हस्तांतरण सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जिस प्रकार से होता है वो मिसाल है। और पारंपरिक भव्यता के साथ इन कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। एक नया अध्याय भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में जुड़ता हुआ भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ अब पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर हैं। विजय चौक से रायसीना पहाड़ी की ओर दोनों ओर तीनों सेवाओं के पर्सनल तैनात उन्हें सम्मान देते हुए और सजीले घुड़सवार अंगरक्षक रायसीना पहाड़ी पर मुख्य द्वार जो भव्यता का प्रतीक, इस भव्य और आलीशान इमारत राष्ट्रपति भवन का, यहां से काफिला अब इसके मुख्य प्रांगण की ओर। We can see the imposing dome, the Jaipur column, and the pathway leading up to the forecourt of Rashtrapati Bhavan. With high positions comes a higher sense of responsibility. Power has as its companion, a constant companion, responsibility. The working on the advice of the elected government, the President of India, is the protector of the Constitution. Srimati Murmu, as our new President, will hold in her heart and her hands a responsibility to ensure that the last mile, the last person is connected, interconnected, and belongs to a nation called India, a nation that is progressing. The last person has an equal share in the growth, prosperity, and progress of the nation to actually make democracy truly meaningful. बिल्कुल, अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई क्षण होते हैं, कई अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें सामाजिक जीवन का, जिनका अपना खुद का जीवन सादा और ज़मीन से उनका जुड़ाव, वो समझती हैं एक साधारण व्यक्ति के दर्द को भी, उसके संघर्ष को भी, उसकी आकांक्षाओं को भी, भविष्य के उनके निर्णयों के लिए उनका यह अनुभव बहुत ही सार्थक और बहुत ही प्रासंगिक होगा। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए निर्णय लेते हुए उनका अपना निजी अनुभव, जो उनका जीवन है, वो अनुकरणीय है। In fact, Srimati Draupadi Murmu started her political career at the grassroots level as a councillor. And after that, her movement upwards, also as the first woman governor of Jharkhand. She has faced immense challenges. She has had to take many important decisions. But now she will be keeping the nation and the Constitution ahead of all her decisions. Arriving here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, to her official residence now. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख।
TVG Commandant Colonel Anup Tiwari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ramnath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The president moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. Welcome to Rashtrapati Bhavan, the office and home of the President of India. Completed in 1929, Rashtrapati Bhavan, designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, is one of the most magnificent presidential palaces ever built. The erstwhile symbol of colonial power and imperial domination is today representative of Indian democracy, of its inclusiveness, plurality and secularism. This is not just the residence of the constitutional head of the world's largest democracy, but also in terms of area, the largest residence of a head of state anywhere in the world. The office of the President is called the Study. This is the formal meeting place for the President where he receives his guests and visitors. Murals by eminent artist Sukumar Bose inspired the look and color scheme of the Study. Gifts received by various presidents adorn the Study. The Study opens into the morning room. The President meets dignitaries here. Each room in the Rashtrapati Bhavan stands witness to history,
To restore these to their former glory, the restoration team had to rearrange available resources in view of the heritage nature of the rooms. Work was undertaken in each room to revive its distinct character, just like the way they were originally meant to be. Fascinating works of art by reputed Indian and European artists were restored to add character to the walls. Darbar Hall is where the first government of independent India